हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी सीरीज में पॉलिटिकल फिलॉसफीज में कम्युनिज्म को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम आगे मार्क्स का असेसमेंट करेंगे, यानी कि समझेंगे मार्क्सिज्म की, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, कहाँ बात सही रही कहाँ बात गलत रही, समझेंगे आज इन सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, वहां से आप पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकेंगे। मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी सेशन। अगर आप पिछले सेशन नहीं देखेंगे तो आप नहीं जुड़ सकेंगे मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी से, आप नहीं समझ सकेंगे किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन एम्फेसिस रहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। तो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो, और उनमें जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, जैसा भी आप फील करते हैं मेरे सेशन को लेकर। राइट, अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, कहाँ बात सही लगी कहाँ बात गलत लगी, या आप किस तरह के सेशंस चाहते हैं। क्योंकि निराश मत होइए, अगर आप कोई सेशन सजेस्ट करते हैं कि सर इस पर वीडियो लेकर आइए तो वो आ जाएगी। तो मैं अचानक से नहीं लेकर आ सकता, मेरे पास एक पैटर्न है, मैं उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके सजेशन पर जो है वो मैं एक वीडियो ले आऊँगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि सेशन जो आपने रिक्वेस्ट करी वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, बनाएंगे इवेंचुअली, सारी रिक्वेस्ट आपकी कवर करूंगा, मैं हर बच्चे की रिक्वेस्ट पर ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो जैसा कि आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फिलॉसफीज में कम्युनिज्म पार्ट 3, यानी आज कम्युनिज्म में आगे पढ़ना है, जिसमें मैंने जैसे कि कहा कि मार्क्स एंड असेसमेंट, मार्क्स पर एक असेसमेंट क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि जो मार्क्सवाद है वो कहां तक सही रहा क्या गलत था। ठीक है, समझते हैं। The ideas of Marx acts as the gospel of revolution, and the Communist Manifesto is the handbook of revolutionaries around the world. तो ये बात हम पहले से ही जानते हैं। मार्क्स के मरने के बाद जो है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 20th सेंचुरी में कई रेवोल्यूशनरीज के लिए एक टेक्स्ट बुक का काम किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने, यानी नॉट जस्ट इन यूरोप बट इन इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। कई कम्युनिस्ट लीडर्स, कई कम्युनिस्ट पार्टीज डेवलप हुई कॉलोनियल इंपीरियलिस्टिक या कैपिटलिस्ट शक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने सारा सिलेबस जो है वो मार्क्स की इन किताबों से, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से पढ़ा था। ठीक है, However, the Marxian theory is plagued by several methodological and conceptual problems. देखिए, बैलेंस क्रिएट करना है हमें प्रोज भी बताने हैं और हमें कॉन्स भी बताने हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है, प्रो भी बताएंगे हम, यानी कि कहां कहां पर मार्क्स की बातें सही हैं, वो तो हमने पिछले टॉपिक में देख ही लिया। आज हम कॉन्स पर ज्यादा जो है वो ध्यान रखेंगे कि कहां कहां पर मार्क्स की बातें जो है वो गलत है, हम थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स थोड़ी मेथड्स में समस्याएं नजर आएंगी। ठीक है, The most distinct characteristic of modern capitalism has been the emergence of large, contented and conservative middle class consisting of managerial, professional, supervisory and technical personnel. तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताई थी बात ये, ठीक है, कि किस तरह लेबर है सबसे नीचे, प्रोलेटरेट है, प्रोलेटरेट के ऊपर कौन है, उसका सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर है उसका मैनेजर, मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर। ठीक है, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। लेकिन क्या ये जनरल मैनेजर इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है? नहीं, मालिक अलग है। ठीक है, और मालिक ने इस जनरल मैनेजर को कहा है कि इतना मुनाफा चाहिए मुझे, मालिक ने लगाया अपना कैपिटल, इसलिए इसको कैपिटलिस्ट कहा गया। और ये जो मिडिल क्लास है ना, सुपरवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, स्पेशलिस्ट की जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास ओनर्स की मदद कर रहे हैं ताकि वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते रहें। तो दिस इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। तो ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था। आगे देखते हैं। मॉडर्न कॉर्पोरेशंस एंटेल्स अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। द कैपिटलिस्ट हु ओन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट नेसेसरली द इफेक्टिव डिसीजन मेकर्स। अब यहां पर देखिए, यहां पर फंडा आता है कंट्रोल एंड ओनरशिप का। ठीक है, जो ओनर है, मुनाफा अंत में ओनर को होने वाला है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, लेबर, सुपरवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर की जो मैंने आपको लूप बताई, ठीक है, इसमें जनरल मैनेजर जो है वो अपने मैनेजर्स को बोल रहा है किस तरह काम करना है, मैनेजर्स सुपरवाइजर्स को बोल रहे हैं किस तरह काम कर रहा है, सुपरवाइजर लेबर को बोल रहा है। लेकिन फायदा किसे पहुंच रहा है? फायदा तो सारा ओनर को हो रहा है ना। ठीक है, ये तो सारी सैलरी ले रहे हैं। सो दैट मीन्स जो कंट्रोल है और ओनरशिप है वो दो अलग
उनमें जो है वो सेग्रीगेशन है, ये कैपिटलिज्म ने सेग्रीगेशन क्रिएट किया है ताकि जो समस्याएं हैं, जो ग्रीवियंसेस हैं लेबर की, वो ओनर तक ना पहुंच सके, क्योंकि इस कंट्रोल के लूप में ओनर तो है ही नहीं। ओनर तो केवल मुनाफा उठा रहा है, कंट्रोल तो जीएम के हाथ में है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये बेसिक ट्रेंड बताया मैंने आपको, ठीक है। सो दैट मीन्स ये कि अगर लेबर अपने ग्रीवियंसेस उठाएंगे तो वो ओनर के पास नहीं जाएंगे, लेबर जो है वो जीएम के पास जाएगा अंत में, ठीक है, हायरार्की को फॉलो करते हुए। और जीएम केवल वही करेगा जो ओनर ने कहा है, ठीक है। ऑल्सो अ वाइड स्प्रेड ओनरशिप of the means of production through investments in stocks and great expansion of government role in the regulation of big businesses, redistribution of wealth and general social functions were not anticipated by Marx। ठीक है, तो यहां पर हमने मार्क्स का क्रिटिक शुरू कर दिया। तो मार्क्स ने हमें, मैंने आपको पिछले जो टॉपिक में बताया है वो सारा मैंने आपको समझाया है कि मार्क्स ने क्या एंटिसिपेट किया था कि सोसाइटी किस तरह जो है वो कैपिटलिज्म, पोलराइजेशन आ जाएगा, कैपिटलिस्ट सारे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और लेबर सारा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, और फिर लेबर जो है वो अंत में रेवोल्यूट कर देगा, रिवॉल्ट कर देगा और कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। सो इस तरह मार्क्स ने एंटीसिपेट किया था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हुआ क्या? मॉडर्न टाइम्स में कंट्रोल और ओनरशिप अलग अलग हो गई, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज लेबर के लिए प्रोवाइड करी, लेबर्स के लिए हालात जो है वो रिलेटिवली ठीक भी हुए, प्लस ओनरशिप जो है वो केवल कैपिटलिस्ट के हाथ में ना जाकर स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के हाथ में भी आई। यानी कि जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है, जिस तरह की, जिस लेवल की सेंट्रलाइजेशन वेल्थ एक्यूमुलेशन की एंटिसिपेट की थी मार्क्स ने, मॉडर्न टाइम्स में ऐसा नहीं हुआ। वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, ऑब्वियसली है, अलग तरीके से है। तो जो मॉडर्न टाइम्स में वेल्थ का जो सेंट्रलाइजेशन है बैंक्स में, उसको तो एंटिसिपेट मार्क्स कर ही नहीं सका। मार्क्स को लगा कि पिनाकल कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट के ऊपर बैंक्स बैठे हैं, बैंक्स तक तो मार्क्स पहुंच ही नहीं सका, ठीक है। आगे देखिए, टुडेज कैपिटलिज्म डज नॉट जस्टिफाई अ मार्क्सिस्ट बिलीव दैट क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियली रेवोल्यूशनरी in character and that structural changes are always the product of violent upheavals rather than organized labor, has been able to sway the balance of power and effect profound structural changes without violent revolution। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन राष्ट्रों में जो मजदूर है उनकी हालत बहुत बेहतर है। इन राष्ट्रों में फ्री हेल्थ केयर है, फ्री एजुकेशन है, क्राइम रेट्स बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन राष्ट्रों ने अपनी गवर्नमेंट जो है वो सोशलिस्टिक गाइडलाइंस पे बनाई है, सोशलिस्टिक गवर्नमेंट्स हैं। सो मार्क्स ने कहा था कि सोशलिज्म आएगा रेवोल्यूशन करके, लेकिन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में रेवोल्यूशन से तो आया नहीं, या अन्य कई यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी इटसेल्फ, ठीक है, सोशलिस्ट राष्ट्र है, या सोशलिस्ट एटलीस्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है सरकार के, ठीक है। फ्री हेल्थ केयर है, फ्री एजुकेशन है, लेकिन ऑब्वियसली एक हेफ्टी टैक्स देकर। लेकिन जनता वहां की वो टैक्स देने में राजी है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार जो है वो उस टैक्स को सही तरीके से स्पेंड कर रही है और सभी लोगों का फायदा हो रहा है। सो दैट मीन्स एक बेनेवलेंट, एक इफेक्टिव सोशलिस्ट सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ विदाउट द रेवोल्यूशन। और मार्क्स ने कहा था कि सोशलिस्ट सिस्टम या कम्युनिज्म रेवोल्यूशन से ही आएगा और कोई चारा ही नहीं है। तो यहां पर मार्क्स की जो थ्योरी है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है फिर से। तो फिर से पढ़ते हैं, टुडेज कैपिटलिज्म डज नॉट जस्टिफाई मार्क्सिस बिलीव ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स ने कहा था क्लास में कॉन्फ्लिक्ट होगा, दो क्लास बन जाएंगी, कैपिटलिस्ट और प्रोलेटरेट, और प्रोलेटरेट विद्रोह करेगी, कैपिटलिज्म को हटा देगी, और फिर यूटोपिया डेवलप हो जाएगा, एक यूटोपिया तक भी पहुंचेंगे। इज एसेंशियली रेवोल्यूशनरी इन कैरेक्टर, एसेंशियली रेवोल्यूशनरी इन कैरेक्टर की रेवोल्यूशन होकर ही रहेगा। मार्क्स ने ऐसा कहा कि रेवोल्यूशन होकर ही रहेगा, एसेंशियली रेवोल्यूशनरी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। भारत, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य कई देश, यूरोप के कई देश एग्जाम्पल हैं कि सोशलिज्म एस्टेब्लिश हो सकता है विदाउट रेवोल्यूशन, और हुआ भी। मार्क्सिस थ्योरी ऑफ लेबर एंड डिडक्टिव रीजनिंग दैट flows from it of pauperization of the masses is not very acceptable, as it has been observed that the socialist countries before the end of Cold War had a higher percentage of accumulation than the capitalist countries। अब देखिए, मार्क्स ने कहा था कि जो कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं वो पुअर को
गरीब को और गरीब करते रहेंगे। सो ये सिस्टमेटिकली गरीब को और गरीब करने का जो प्रोसीजर होता है इसको पॉपराइजेशन कहा जाता है। ये लिखा है देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो मार्क्स ने कहा था कि पॉपराइजेशन होगा, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान एस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये कुछ ऐसी सोवियत यूनियन की सैटेलाइट कंट्रीज थी जिन्होंने कैपिटलिज्म की तरफ कदम बढ़ाए और उन्होंने वेल्थ जो है वह एक्यूमुलेट करी विदाउट अपने लेबर्स को पुअर करे बगैर, ठीक है। और अन्य कैपिटलिस्ट राष्ट्रों में भी हुआ ऐसा, सोशलिज्म प्रिवेल किया। तो यहां पर मार्क्स की आइडियोलॉजी पर फिर से जो है वो कांटा लग जाता है। आगे देखिए, मार्क्स मिसजज द एक्सटेंट ऑफ एलियनेशन इन द एवरेज वर्कर। मार्क्स ने कहा था कि जो वर्कर है वो एलियनेट हो जाएगा, वर्कर के सोसाइटी में कोई स्थान ही नहीं रहेगा, ना सरकार उस पर ध्यान देगी, ना सोसाइटी उस पर ध्यान देगी, ना उसका कोई ग्रुप होगा, ना उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, ना उसकी कोई सोवियत होगी। मार्क्स ने ये एंटिसिपेट किया था कब? 19th सेंचुरी में। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। द ग्रेट डेप्थ ऑफ एलियनेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। मार्क्स ने कहा कि जो लेबर है वो इतना एलियनेट हो जाएगा और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि वो कुछ कर भी नहीं सकेगा, लेकिन अंत में सभी लेबर जो है वो जुड़ जाएंगे और रेवोल्यूशन ले आएंगे वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट डे के जो लेबर्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, उन्होंने यूनियन बनाई है, वो कई एथनिक ग्रुप्स के हिस्सा हैं, वो कई रिलीजन का हिस्से हैं, रिलीजियस बॉडीज के हिस्से हैं, ठीक है। उनके खुद के जो हैं वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, यानी मान लीजिए आपके शहर के सब कारपेंटर्स ने एक यूनियन बना ली, ड्राइवर्स ने यूनियन बना ली। तो एलियनेशन नहीं है, उनके पास कुछ हद तक सोशल अथॉरिटी है, सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है, एलियनेट नहीं है वो। द ग्रेट डेप्थ of the alienation and frustration which Marx witnessed among the workers of his day is not typical of today's capitalism or its workers, who tends to identify increasingly with a number of meaningful groups जैसे कि रिलीजियस, एथनिक, ऑक्यूपेशनल, लोकल, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स हैं लोगों के, मतलब वो तो जोड़ने का एक माध्यम हो गया, लेकिन लोग जुड़े हुए हैं, लेबर जुड़ा हुआ है, प्रोलेटरिएट जुड़ा हुआ है। जैसा कि मार्क्स ने विटनेस किया था 19th सेंचुरी का जो लेबर है वो किस तरह भेड़ बकरियों की तरह उनसे काम कराया जा रहा था, पूरा का पूरा सोसाइटी से वो कट गए थे, गेटोज में, स्लम्स में वो रहते थे, कोई सोशल, कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन उनके पास नहीं थी। तो वैसा मॉडर्न टाइम्स में नहीं हुआ। मॉडर्न टाइम्स जो लेबर है वो वेल रिप्रेजेंटेड है कई देशों में, लेबर पार्टीज। भारत में जो यूनियंस है वो काफी स्ट्रांग है। भारत में देखिए किसान ने कितना जो है वो विद्रोह, मतलब सरकार के खिलाफ जो है वो किसान ने कितना बड़ा रिवॉल्ट जो है वो खड़ा कर रखा है, रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आए हैं, वो क्रांति कह रहे हैं वो इसे। तो ये क्रांति, एलियनेशन अगर होता तो नहीं कर पाते किसान, है ना। सो जो सोशलिस्टिक जो सरकारें हैं या अन्य कैपिटलिस्ट राष्ट्र भी जो हैं, वहां के लोग, वहां की जो लेबर है वो, या जो भी वहां की लेबर क्लास है, वो सब संगठित है। सुसंगठित हो या ना हो वो नहीं कह सकते हम, लेकिन एटलीस्ट वो मतलब यूनिफाइड हैं मीनिंगफुल ग्रुप्स के माध्यम से, ठीक है। जो कि मार्क्स ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, जो प्रोलेटरेट है वो एलियनेट हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा, उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, उसका कोई ग्रुप नहीं होगा, वो केवल सुबह उठेगा, काम करेगा, थक जाएगा, फिर शाम को सो जाएगा, उसके अलावा उसका जीवन कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मॉडर्न टाइम्स में। दिस इज नॉट द डिनाई एलियनेशन। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह एलियनेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारें, भले ही फार्मर्स कितना भी प्रोटेस्ट करता रहे, सरकार इग्नोर कर रही है ना, तो एलियनेशन है। पूरी तरीके से एलियनेशन नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और सोसाइटी तो एलियनेट कर रही है। जब लॉकडाउन लगा था तो मजदूरों को पैदल घर जाना पड़ा था, कई साइकिलों पे गए थे, तो वो एलियनेशन ही ना, एलियनेशन ही है ना वो, कि सरकार ने उनकी ये बिल्कुल बेसिक जो माइग्रेशन की, घर जाने की जो डिमांड थी, इसको नज़रअंदाज कर दिया। काफ़ी समय बाद जो है वो सरकार ने, वो स्लो ब्यूरोक्रेसी की वजह से काफ़ी समय बाद सरकार जो है वो रिएक्ट कर सकी। और सोसाइटी के भी बहुत बड़े तबके ने उनके प्रति जो है वो आंखें मूंद ली थी। भले ही हमारी सोसाइटी से कई लोगों ने, कई हस्तियों ने मदद करी थी लेबर्स की, लेकिन मिडिल क्लास एज अ होल जो है वो नहीं आया था सामने, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट इन मॉडर्न सोसाइटीज एलियनेशन रिजल्ट्स मोर फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड ऑफ मास सोसाइटी देन फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से नहीं आता है एलियनेशन, एलियनेशन आता है ब्यूरोक्रेसी और सोसाइटी से।
ना कि इकॉनमी से। इकॉनमी तो सुदृढ़ हो जा रही है लेबर की, कई जगहों पे लेबर जो है वो मिडिल क्लास से ज़्यादा कमा रहे हैं, जो स्किल्ड लेबर है, ठीक है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिकली या सोशली जो है वो एलियनेटेड हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मार्क्स ऑल्सो ओवर एम्फसाइज्ड द इकोनॉमिक बेस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इग्नोर्ड इंपॉर्टेंट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पावर। ठीक है, देखिए मार्क्स ने कहा कि, और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सोसाइटी पूरी की पूरी इकोनॉमी के आधार पर बनी है और पॉलिटिकल शक्ति इकोनॉमी के आधार पर है, लेकिन अन्य और भी फोर्सेज हैं, जैसे कि रिलीजन एक काफी बड़ा ड्राइविंग फोर्स है किसके पीछे, पॉलिटिकल शक्ति के पीछे। ठीक है, मोरओवर मार्क्सिस प्रिडिक्शन अबाउट डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म हैज नॉट कम ट्रू। मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि कैपिटलिज्म जो है वो धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाएगा। क्यों किया था? क्योंकि मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि कैपिटलिस्ट और प्रोलेटरेट दो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे और प्रोलेटरेट फिर कैपिटलिज्म के खिलाफ विद्रोह करेगा और कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। ये मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में कई सारे जो हैं वो वर्ग बन गए। ठीक है, और प्रोलेटरेट के हालात भी सुधरे हैं, ऐसा नहीं है कि जो लेबर है उनके हालात नहीं सुधरे हैं कई राष्ट्रों में, यूरोपियन राष्ट्रों में, साउथ ईस्ट एशियन राष्ट्रों में, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर मजदूरों की हालत बद से बदतर है। साउथ ईस्ट एशिया के कई ऐसे प्रोड्यूसिंग राष्ट्र हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। अफ्रीका के कई राष्ट्रों में जो है वो लेबर से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, स्लेवरी करवाई जा रही है आज भी, लेकिन वो मास मीडिया कवर नहीं कर रहा है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में एटलीस्ट हालात सुधरे हैं, या अन्य जो बड़ी न्यूक्लियर शक्ति बन गई जैसे भारत है, वहां पर हालात सुधरे हैं मजदूरों के। पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, ठीक है, म्यांमार में आजकल तो बुरा हाल चल रहा है, म्यांमार में, चाइना में जैसे हालात मजदूरों के पहले सुधरे थे, मतलब रिलेटिवली सुधरे हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, हालत तो वहां भी खराब है अभी भी, लेकिन रिलेटिवली ठीक है। कॉन्ट्ररी टू हिज बिलीव, सोशलिज्म इज द इन द पास्ट ईयर्स हैड ट्रायम्फ्ड more in the agrarian peasant societies rather than the capitalist societies which showed no sign of destructive class war। अब देखिए, अब मार्क्स ने कहा था कि ये जो क्लास वॉर है ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में आएगा, ठीक है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में सोशलिज्म डेवलप हुआ विदाउट एनी क्लास वॉर। और दूसरी चीज मार्क्स ने कहा था कि जो एग्रेरियन इकोनॉमी रखने वाले देश हैं जैसे कि भारत, वहां पर सोशलिज्म नहीं पनप सकता, लेकिन वहां पर सोशलिज्म पनपा है, भारत में सोशलिज्म बना है। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है मार्क्स का। नेक्स्ट देखिएगा, फर्दर मार्क्स इज क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी इज अ यूटोपिया। अब देखिए, मार्क्स ने अंत में बोला कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, जो कि जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी तभी बनेगी जब सभी लोग आइडियलिस्टिक हों और कोई ना कोई एक ना एक उपद्रवी निकल आएगा। अगर कोई ना कोई जो है वो उपद्रवी ग्रीडी होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनेगा, और अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनता है तो फिर से वही रूल्ड और रूलर का सर्कल शुरू हो जाएगा। तो वो क्लासलेस सोसाइटी बन ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग, ऐसा कहना भी सही नहीं है कि सभी लोग ग्रीडी हैं या इंसान नेचुरली ग्रीडी है, लेकिन एक तबका तो निकल ही आएगा ग्रीडी लोगों का सोसाइटी में से, ठीक है, जो बाकियों को परेशान करेगा, और उन ग्रीडी लोगों को कंट्रोल में करने के लिए रेगुलेटिव अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, और अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनता है तो फिर से रूल्ड वर्सेस रूलर का कंटेस्ट शुरू हो जाएगा। देयर कैन बी नो सोसाइटी विदाउट एन अथॉरिटी और एन रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच इनेविटेबली लीड्स टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशंस बिटवीन द रूलर्स एंड रूल्ड विद इनहेरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो वो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा, वो इनएविटेबल है। ठीक है, लेकिन आज के मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? टुडेज मार्क्सिस्ट विल हाउएवर ब्लेम इंपीरियलिज्म फॉर द फेलियर ऑफ द मार्क्सियन प्रोफेसी। ठीक है, आज के मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि जो इंपीरियलिस्टिक शक्तियां थी 20वीं सेंचुरी की, या जो कैपिटलिस्ट नेशंस थे, उन्होंने कैपिटलिज्म को डिजाइन ही इस तरह किया कि प्रोलेटरेट आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, वो कभी यूनाइट हो ही ना सके कैपिटलिज्म के खिलाफ। ठीक है, और इसका काउंटर पॉइंट ये जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 या मिड 20वीं सेंचुरी में ऐसे माहौल बने, या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो सोसाइटीज ने ग्रो किया और प्रोलेटरेट की हालत में जेन्युइन सुधार आए हैं। ऐसा कहना गलत रहेगा कि प्रोलेटरेट की हालत नहीं सुधरे। तो ये दोनों ही पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट आप जो है वो कुछ हद तक सच मान सकते हैं। जो कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं वो जनता को उलझा कर रहते ही हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम
ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदू मुस्लिम जब खत्म होगा तो आप वर्ण व्यवस्था में लड़ने लग जाएंगे। ठीक है, अगर जीत जाते हैं, अगर हिंदू पुश कर देते हैं मुस्लिम्स को, तो हिंदू फिर वर्ण व्यवस्था में उलझ जाएंगे। तो ये जो इंटरनल स्ट्राइव्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बरकरार रखे जाते हैं ताकि जो प्रोलेटरेट है वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ ना उठ सके। तो इसमें भी इस पॉइंट को भी आप एंटायरली ठुकरा नहीं सकते हैं, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन ऐसा कहना कि प्रोलेटरेट की हालत सुधरे ही नहीं है 20वीं सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में, ऐसा कहना भी गलत रहेगा। मजदूरों की हालत ठीक भी हुए हैं रिलेटिवली। ठीक है, मतलब कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत अच्छे हुए हालत, भारत में रिलेटिवली कुछ हालत सुधरे, अफ्रीकन कंट्रीज में बच्चे बदतर हैं। ठीक है, they argue that advanced industrial nations have been able to fortify their capitalist economy। ये बोला ना मैंने, फोर्टिफिकेशन किया, ओनर वर्सेस कंट्रोल वाला इशू है ना, ओनर कोई और है, कंट्रोल किसी और के पास है। उसके बाद जो सोसाइटी है उसको आपस में बांट दिया इतना ज्यादा कि लेबर्स जो है वो इकट्ठा हो ही ना सके, या सोसाइटी आपस में इकट्ठा हो ही ना सके ओनर्स या कैपिटलिस्ट के खिलाफ। तो फोर्टिफाई कर दिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने क्लासेस को। ठीक है, by exploiting the rest of the world through colonialism and sovereign multinational corporations। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का यूज करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे भारत में भी, जैसे मैंने कोका कोला का एग्जांपल दिया था, जब कोका कोला भारत आया तो भारत के जितने भी इंडिजिनस कोला मेकिंग कंपनीज थे उनको एक एक करके कोका कोला और पेप्सिको ने या पेप्सी ने जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, क्या भारत के बहुत कम, गिनती के आप उंगली पे गिन सकते हैं जो भारत के, मतलब भारत की ऐसे जो कंपनीज हैं जो कोला वगैरह बेच रहे हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रहे हैं भारत में। बाकी सब या तो कोका कोला के हैं या तो पेप्सिको के हैं, पेप्सिको या कोका कोला इंडिया के अंडर है। ठीक है, सो इस तरह सोवेरेन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के जरिए वो मोनोपोलाइज कर रहे हैं बिजनेस को, कैपिटलिस्ट। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रोपोनेंट्स ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट हैव मेड इफेक्टिव यूज ऑफ मार्क्सियन थ्योरेटिकल स्कीमा to explain the process of class conflict and revolutionary movements around the world, conflict between landless peasantry and landed aristocracy। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा कहना कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है, या ऐसा कहना कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए हैं, तो यह भी कहना सही नहीं रहेगा। किन की तरफ से? जो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को डिफेंड करते हैं, वो कहते हैं कि लैंडलेस पीजेंट्री और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, चाइना में भी, जापान में भी, भारत में भी। ठीक है, बिटवीन इनकॉन्ग्रेंट स्टेटस ग्रुप्स इन न्यूली एमर्जिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, जैसे भारत जैसी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जो पुराने लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे जमीनें लेकर नेशनलाइज की गई। ठीक है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही, समझाऊंगा इसको जब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस करवाऊंगा भारत का। उसके अलावा पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स एंड कंजर्वेटिव काउंटर रेवोल्यूशंस, कलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज एंड आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर बिटवीन सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट गिना दिए मार्क्सिस्ट ने कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, और इवेंचुअली जो है वो माहौल सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, मुझे आप बताइए कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होगी तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस करवाऊं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय प्लान मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंस करवानी चाहिए। अदरवाइज मैं आपका ओपिनियन चाहता हूं कि एंशिएंट शुरू करनी चाहिए या पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर कराऊं। आप मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन जो है वो दीजिएगा कि मैं एंशिएंट शुरू करूं या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री की बात, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के अभी 5-7 टॉपिक्स ही बचे हैं बस। उसके बाद क्या शुरू करना है, क्योंकि मुझे अभी से ही प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिज्म क्या है। तो हमने मार्क्स का क्रिटिक तैयार किया, हमने देखा कि कई कुछ जगहों पर मार्क्स ने सही भी कहा है कि कैपिटलिज्म ने हालत खराब करी है, लेकिन कहीं काफी सारे पॉइंट हमने कॉन्ट्राडिक्टरी भी पाए। ठीक है, कि एक तो मेथड मार्क्स का कि रेवोल्यूशन आएगा ही, वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, उसके बजाय हमने जो है वो नॉन वायलेंट सोशलिज्म की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रों को देखा है, भारत, यूरोपियन कई सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, सो वो हमने पूरा का पूरा जो है वो असेसमेंट मार्क्स का तैयार किया, कई जगहों पर, कुछ जगहों पर सही, कुछ जगहों पर गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा लेनिनिज्म। अब टाइप ऑफ कम्युनिज्म देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं लेनिनिज्म। सो व्लादिमीर लेनिन के बारे में मैंने आपको बताया था, अक्टूबर रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर के दौरान।
ठीक है। लेनिनिज्म बिल्ड्स ओपन एंड एलोबरेट द आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है। लेनिन जो है वो एक मार्क्सिस्ट व्यक्ति थे, ठीक है। मार्क्स को उन्होंने थॉरली स्टडी किया और मार्क्सिज्म को उन्होंने एलोबरेट किया, and served as the philosophical basis for ideology of Soviet communism after the Russian Revolution of 1917 and the establishment of Soviet Union। 1917 के बाद जो यूएसएसआर एस्टेब्लिश हुआ है, उस यूएसएसआर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या रहेगी वो डिसाइड करी लेनिन ने। और लेनिन ने कहां से पढ़ा? मार्क्स से। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को की जो व्याख्या लेनिन ने दी उसको कहा जाता है लेनिनिज्म, दो इट इज एसेंशियली मार्क्सिज्म, ठीक है। लेकिन मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने के लगभग आधे सेंचुरी बाद जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया, पॉलिटिकली अप्लाई किया गया मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को, इसलिए लेनिनिज्म अलग नाम पड़ा, ठीक है। आगे देखिए, व्लादिमीर इलाइच लेनिन argued in his pamphlet What is to be Done of 1902 that the proletariat can only achieve successful revolutionary consciousness through the efforts of a vanguard party composed of full-time professional revolutionaries and through a form of disciplined organization known as democratic centralism, whereby decisions are made with the internal democracy, but then all party members must externally support and actively promote that decision। ठीक है, अब ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको समझाता हूं। व्लादिमीर लेनिन ने 1902 में एक पैम्फलेट लिखा, उसमें लिखा कि जो प्रोलेटरेट है उसको क्या करना चाहिए कैपिटलिज्म के खिलाफ। तो सवाल भी खुद पूछा और जवाब भी खुद दिया। जवाब दिया कि एक वैनगार्ड पार्टी, एक पार्टी एस्टेब्लिश करते हैं कम्युनिस्ट लोगों की, और वो पार्टी जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैपिटलिज्म के खिलाफ चलते हुए डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करेगी प्रोलेटरेट की, ठीक है। और उस पार्टी के जो मेंबर होंगे वो फुल टाइम प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज होंगे, यानी वो वेल एजुकेटेड होंगे। जैसा कि सोक्रेटिस और प्लाटो ने भी कहा था कि जो सरकार है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट ना होकर पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के हाथ में गवर्नेंस होना चाहिए। तो वही कुछ लेनिन ने कहा कि जो सरकार है वो कुछ चुनिंदा पॉलिटिकल फिलोसोफर्स चलाएंगे, ठीक है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के आधार पर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप होगी। जो वो पार्टी होगी वो पार्टी आपस में डेमोक्रेटिकली डिसाइड करेगी, है ना। जो पार्टी सेंटर में होगी वो पार्टी के मेंबर्स आपस में डेमोक्रेटिकली डिसाइड करेंगे वोटिंग के माध्यम से या यूनानिमस, जैसा भी जो है वो माध्यम रहेगा, लेकिन डेमोक्रेटिकली डिसाइड करेंगे पार्टी की पॉलिसीज को। लेकिन थ्रू आउट द नेशन पार्टी के सभी मेंबर्स को उन पॉलिसीज को मानना पड़ेगा और एक्टिवली सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके प्रोलेटरेट की डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश होगी। ये प्रोसेस जो है वो किसने बताया? व्लादिमीर लेनिन ने। और वो पार्टी बनी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, एस्टेब्लिश हुई। आगे देखिए, इट होल्ड्स दैट कैपिटलिज्म कैन ओनली बी ओवरथ्रोन बाय रेवोल्यूशनरी मीन्स। मार्क्स ने रेवोल्यूशन की बात करी थी, लेनिन भी रेवोल्यूशन ही कह रहे हैं कि लेनिन भी ये कह रहे हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो रेवोल्यूशन से ही खत्म होगा। लेकिन रेवोल्यूशन लाने के लिए पहले एक पार्टी बनानी पड़ेगी ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके प्रोलेटरेट को। अगर प्रोलेटरेट ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं रहेगा तो वो कैसे रेवोल्यूट करेगा? और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये पार्टी, जिस पार्टी के मेंबर्स कौन है? पार्टी के मेंबर हैं हाईली एजुकेटेड, कौन? कैपिटल मतलब मार्क्स या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, इमेच्योर नहीं, प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज। फिर से पढ़ते हैं पॉइंट ये, इट होल्ड्स दैट कैपिटलिज्म कैन ओनली बी ओवरथ्रोन बाय रेवोल्यूशनरी मीन्स एंड एनी अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म कैपिटलिज्म फ्रॉम विद इन आर डूम टू फेल, ठीक है। अब कैपिटलिज्म को अगर आप पैसिवली अगर हटाना चाहते हैं तो नहीं हटा सकेंगे। The goal of a Leninist party is to orchestrate the overthrow of the existing government by force and seize power on behalf of proletariat, and then implement a dictatorship of proletariat, a kind of direct democracy in which workers hold political power through local councils known as Soviets। अब देखिए,
1903 के बाद जो है वो बोल्शेविक्स अलग हो गए, ठीक है। 1903 के बाद बोल्शेविक्स जो है वो अपना काम अलग से करने लगे, है ना। मेंशेविक्स अलग हो गए और बोल्शेविक्स अलग हो गए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये। अब लेनिन ये कहते हैं कि जो ये बोल्शेविक्स है, जो पार्टी है ना, ये क्या करेगी, पूरे के पूरे रशिया में जहां जहां पर इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, वहां के जितने भी लेबर्स हैं वो बनाएंगे सोवियत, यानी कि काउंसिल्स बनाएंगे। और उन काउंसिल्स में से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सेंटर की सोवियत में आएगा, जो कि पेट्रोग्रेड की सोवियत थी, ठीक है, वहां पर आएंगे। सो मान लीजिए थ्रू आउट ये रशिया है, रशिया को हमने एक बॉक्स में बना लिया, और थ्रू आउट रशिया जो है वो कई सारी सोवियत्स हैं, ठीक है। और ये है रशिया की सेंटर, यानी कि पहले पेट्रोग्रेड, यानी कि जो पेट्रोग्रेड था ये सेंट पीटर्सबर्ग था, फिर बाद में जो है वो क्या बोलते हैं, कैपिटल जो है मॉस्को शिफ्ट हुई। सो ये सेंटर है, ठीक है। तो जितनी भी सोवियत्स हैं वहां के मेंबर्स जो हैं वो सेंटर में लाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो सेंट्रल सोवियत है, ठीक है, जिसको सुप्रीम सोवियत कहा जाता है, वो सुप्रीम सोवियत जो फैसले लेगी वो सभी सोवियत्स को मानना पड़ेगा। और ये जो रीजनल सोवियत है, इनके जो मेंबर्स हैं ये कौन है, इनके मेंबर्स जो हैं ये वर्कर्स रहेंगे। सो दैट मीन्स इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन डेमोक्रेटिकली शक्ति इन वर्कर्स के हाथ में ही रहेगी, सोवियत्स के माध्यम से। समझ रहे हैं? जैसे भारत में राज्य में क्या है, विधानसभाएं, और विधानसभाओं से जो मेंबर्स हैं वो सेंटर में राज्यसभा में जाते हैं, ठीक है, ताकि राज्यों की रिप्रेजेंटेशन सेंटर में रहे। तो उसी तरह की व्यवस्था है कि हर एक इंडस्ट्रियल रीजन में की एक सोवियत है, ठीक है। हर एक इंडस्ट्रियल, रशिया के हर एक इंडस्ट्रियल रीजन की एक सोवियत है, उस सोवियत के मेंबर्स हैं उस इंडस्ट्रियल रीजन के लेबर, उन्होंने आपस में जो है वो डेमोक्रेटिकली अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज किया। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेंटर सोवियत में आया, सुप्रीम सोवियत में आया, और सुप्रीम सोवियत ने जो भी यूनानिमसली या डेमोक्रेटिकली जो भी फैसला लिया वो सभी सोवियत्स को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। सो इस तरह एक इनडायरेक्ट ही सही लेकिन डेमोक्रेटिक जो है वो कंट्रोल है किसका, वर्कर्स का। किस पे, सोवियत्स पे या सरकार पे, ठीक है। सो इस तरह प्रोलेटरेट के बिहाव पर सेंट्रल सरकार चलाई जा रही है, और इस तरह प्रोलेटरेट की डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड है कहां पर, रशिया में, या उस समय अकॉर्डिंग टू लेनिन, या ऐसी जो है वो मतलब इस तरह की एक व्यवस्था जो है वो क्रिएट की जाए। और ये व्यवस्था जो है वो ट्रांजिशनल रहेगी, ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक पूरी तरह से जो है वो एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी नहीं एस्टेब्लिश हो जाती। लेनिन ने ये नहीं कहा कि ये परमानेंट है, ये टेम्पररी है, ये तब तक रहेगी जब तक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी एस्टेब्लिश ना हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म क्या है, ठीक है। यानी ये मार्क्सिस्ट और लेनिन दोनों की आइडियोलॉजी को जोड़कर। सो लेनिन के बाद लेनिन के कार्यभार को संभाला स्टालिन ने, ऐसा मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिस्ट मानते हैं, ठीक है। और जो ऐसा मानते हैं वो मानते हैं कि स्टालिन ने जिस आइडियोलॉजी को फॉलो किया वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म थी। यानी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को थोड़ा सा रिफाइन किया लेनिन ने, और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को आगे अपने हिसाब से या उस समय के जो भी पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उस हिसाब से इंप्लीमेंट किया किसने, जोसेफ स्टालिन ने, ठीक है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या है देखिएगा, पहला पॉइंट, इट इज अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम that emerged as the mainstream tendency amongst communist parties in the 1920s, as it was adopted as the ideological foundation of Communist International during the era of Joseph Stalin, with whom it is mainly associated. तो 1924 में लेनिन के जाने के बाद, उनके मरने के बाद, स्टालिन जो है वो इवेंचुअली यूएसएसआर के सुप्रीम लीडर बने, प्रीमियर बने, ठीक है, सोवियत यूनियन के। और स्टालिन ने मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को अपनाया, ठीक है। द टर्म मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय दोज हु बिलीव दैट लेनिन्स लेगेसी वाज सक्सेसफुली कैरिड फॉरवर्ड बाय स्टालिन। समझ गए, ये पॉइंट मैंने आपको बोला ही। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म स्टालिन की आइडियोलॉजी, वो लोग कहते हैं जो ये मानते हैं कि लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन है, ठीक है। Although it is debatable to what extent it actually follows the principle of either Marx or Lenin. क्यों? क्योंकि स्टालिन की पॉलिसीज जो है वो कई जगहों पर कॉन्ट्रोडिक्टरी नजर आई हैं। स्टालिन की आइडियोलॉजीज पर एक अलग से सेशन लूंगा, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि स्टालिन के जो स्टेप्स हैं, स्टालिन ने कई जो फैसले लिए
वो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के अगेंस्ट रहे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टेड रहे। तो अब स्टालिनिज्म समझते हैं क्या है। इट इज अ मोर पेजोरेटिव टर्म फॉर जोसेफ स्टालिन्स विजन, ठीक है, क्योंकि स्टालिनिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट राष्ट्रों ने यूज किया। पेजोरेटिव का मतलब जो एक ताने के रूप में यूज किया जाता है कोई वर्ड, ठीक है। सो पेजोरेटिव टर्म है ये जोसेफ स्टालिन के विजन के लिए ऑफ कम्युनिज्म, विच स्टालिन हिमसेल्फ डिस्क्राइब एज मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। तो स्टालिन ने अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कहा, लेकिन वेस्ट ने स्टालिन के पॉलिटिकल फैसलों को या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को स्टालिनिज्म कहा, ठीक है। Proper links of the term argue that it includes an extensive use of propaganda to establish a personality cult around an absolute dictator, as well as extensive use of secret police to maintain social submission and silence political dissent, all of which are trappings of totalitarianism, ठीक है। तो स्टालिनिज्म का क्रिटिक यह है कि स्टालिनिज्म टोटलिटेरियनिज्म है। क्यों है? क्योंकि स्टालिनिज्म में हमें क्लियरली नजर आता है कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है किसी एक लीडर को, एक लीडर की छवि जो है वो प्रमोट करके, यानी कि जो पूरी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का सेंटर जो है वो किसी एक लीडर को दिखाया जा रहा है। जैसे भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे के पूरे भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। या मान लीजिए कल को कहीं भी चुनाव होते हैं तो मोदी जी का नाम लिया जाता है, अमित शाह जी का नाम लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो स्टालिन ने भी किया था। ये ऐसा नहीं है कि ये भारतीय सरकार जो है वो बीजेपी की प्रेजेंटली इस टैक्टिक का इस्तेमाल कर रही है। इस टैक्टिक का इस्तेमाल चाइना ने भी किया, रशिया ने भी किया, जर्मनी ने भी किया, ब्रिटेन ने भी किया, यूएस ने भी किया। हर जगह ये टैक्टिक यूज हो रहा है, ठीक है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो गलत मानते ही नहीं इस टैक्टिक को, ठीक है। सो लेकिन ये टोटलिटेरियन रिजीम का एक जो है वो मतलब अंदेशा देता है, एक आप कह सकते हैं कि एक हिंट देता है कि एक टोटलिटेरियन रिजीम है, राइट। सो देखिएगा, फिर से पढ़ते हैं पॉइंट ये। इंक्लूड्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोपेगेंडा, बहुत प्रोपेगेंडा यूज किया गया कि कम्युनिज्म बहुत बेहतरीन है, स्टालिन बहुत महान आदमी है, ठीक है, और चर्चिल जो है वो डफर है, एकदम रूजवेल्ट डफर है, ठीक है। टू एस्टेब्लिश अ पर्सनैलिटी कल्ट अराउंड एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर, एब्सोल्यूट डिक्टेटर के अराउंड एक पर्सनैलिटी बनाएगी। जोसेफ स्टालिन तो मतलब सोना उगलता है, ठीक है। एज वेल एज एक्सटेंसिव यूज ऑफ सीक्रेट पुलिस, और अगर कोई अदरवाइज कहे तो सीक्रेट पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, उनके घर में रेड लगेगी, ठीक है। उनको हो सकता है कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाए, उनको एग्जाइल कर दिया जाए, या एक्सट्रीम केसेस में एग्जीक्यूट ही कर दिया जाए, ठीक है। टू मेंटेन सोशल सबमिशन एंड साइलेंस पॉलिटिकल डिसेंट, ताकि सब चुप रहें, ठीक है, कोई भी विरोध में ना बोले। ऑल ऑफ विच आर ट्रैपिंग ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जिससे जो है वो पता चलता है कि टोटलिटेरियनिज्म है, ठीक है, निरंकुशवाद है। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं लियोन त्रोत्स्की की। सो त्रोत्स्किज्म क्या है देखिएगा। इट इज द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म एडवोकेटेड बाय लियोन त्रोत्स्की। अब लियोन त्रोत्स्की मैंने आपको बताया था, ही वॉज द प्रीमियर ऑफ सोवियत यहाँ की पेट्रोग्रेड की वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, है ना, यानी कि लेनिन के साथ ही है ये। हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ एन ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट एंड बोल्शेविक लेनिनिस्ट एंड आर्ग्यूड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैनगार्ड पार्टी। तो ये लेनिन के साथ काम किया इन्होंने, ठीक है। और सिविल वॉर के दौरान जो व्हाइट रेड आर्मी वर्सेस व्हाइट आर्मी जो युद्ध चल रहा था, जिस समय लेनिन को गोली लग गई थी और लेनिन घायल थे और रिकवरी कर रहे थे, तो रेड आर्मी ने व्हाइट आर्मी के खिलाफ जीत त्रोत्स्की के मतलब लीडरशिप में ही पाई थी, ठीक है। सो जिस तरह लेनिन इंपॉर्टेंट थे उस समय, उसी तरह त्रोत्स्की भी काफी इंपॉर्टेंट थे। और त्रोत्स्की की भी यही आइडियोलॉजी थी कि एक वैनगार्ड पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि लेनिन के काफी खास और करीबी थे, ठीक है। त्रोत्स्कीज पॉलिटिक्स हैड डिफर्ड शार्पली फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म ऑफ जोसेफ स्टालिन, ठीक है। त्रोत्स्की की पॉलिसीज हैं वो जोसेफ स्टालिन से अलग थी। क्यों? क्योंकि जोसेफ स्टालिन का रिजीम जो है वो टोटलिटेरियन आप कह सकते हैं, पर्टिकुलरली इन डिक्लेयरिंग द नीड ऑफ एन इंटरनेशनल प्रोलेटरियन रेवोल्यूशन एज अपोज्ड टू स्टालिन्स सोशलिज्म इन वन कंट्री, ठीक है। अब यहां देखिए, त्रोत्स्की ये कह रहे थे कि सभी राष्ट्रों में, आस पड़ोस के जितने सभी राष्ट्र हैं वो सभी जो हैं वो सोशलिस्ट होने चाहिए, ठीक है, और एक इंटरनेशनल प्रोलेटरेट
रेवोल्यूशन आना चाहिए, जबकि जोसेफ स्टालिन ने क्या कहा कि एक कंट्री में सोशलिज्म होना चाहिए और उसके अराउंड सारी सैटेलाइट कंट्रीज होनी चाहिए। तो ये जो सैटेलाइट कंट्री बनाने वाला जो सिस्टम है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टालिन ने शुरू किया है, जो कोल्ड वॉर के दौरान मैंने आपको समझाया है ना, यूएसएसआर और उसकी सैटेलाइट कंट्रीज। जबकि ट्रोट्स्की ये कह रहे हैं कि सभी राष्ट्रों में प्रोलेटरेट की रेवोल्यूशन होनी चाहिए, कोई सैटेलाइट कंट्री बनाने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। एन अनवेरिंग सपोर्ट फॉर अ ट्रू डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। सो जिस तरह स्टालिन ने सेंट्रलाइज करी अथॉरिटी अपने हाथ में, ठीक है, ट्रोट्स्की कह रहे हैं कि प्रोलेटरेट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट होनी चाहिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, जिस तरह लेनिन ने डिजाइन किया था ना कि एक सेंट्रल एक सुप्रीम सोवियत होगी, ठीक है, और सुप्रीम सोवियत में हर सोवियत का रिप्रेजेंटेशन या मेजॉरिटी ऑफ सोवियत का रिप्रेजेंटेशन होगा, और उन सभी सोवियत में जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, वहां के वर्कर्स। तो इस तरह एक इनडायरेक्ट क्या हो जाएगी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश होगी प्रोलेटरेट की, जो कि लेनिन का विजन था, जो कि ट्रोट्स्की का भी विजन था। लेकिन स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने कंट्रोल में ले ली, अपने हाथ में ले ली, ठीक है। आगे देखिए, वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रोट्स्कीइज्म इज द थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन to explain how socialist revolutions could occur in societies that had not yet achieved advanced capitalism, which according to Marx was prerequisite of the socialist revolution। ठीक है, अब देखिए, जिस तरह मार्क्स ने कहा था कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा, डेवलपिंग राष्ट्रों में सोशलिज्म एस्टेब्लिश होगा, फिर कम्युनिज्म आएगा, उसी तरह ट्रोट्स्की भी कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग राष्ट्र है वहां पर सोशलिज्म पहले आ सकता है, आसानी से आ सकता है, ठीक है। और परमानेंट रेवोल्यूशन यानी कि तब तक जो है वो रेवोल्यूशन डेवलपिंग राष्ट्र में चलता रहे जब तक प्रोलेटरेट ऑफ डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश ना हो जाए, ताकि कैपिटलिज्म अपनी पकड़ ना बना सके। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी ट्रोट्स्की एक्टिव थे, और कैपिटलिज्म धीरे धीरे जो अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो अनइंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वहां पर कैपिटलिज्म धीरे धीरे फैल रहा था। सो ट्रोट्स्की ने ऐसा कहा कि वो जो अनडेवलप्ड अनइंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उनमें जिस तरह कैपिटलिज्म फैल रहा है, हमें लगातार रिवोल्ट करते हुए वहां पर कम्युनिज्म या सोशलिज्म को भी प्रमोट करना चाहिए, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी था, ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका लग्जेमबर्गिज्म। लग्जेमबर्गिज्म जो है वो एक महिला द्वारा चलाई गई एक कम्युनिज्म की ब्रांच है। इट इज स्पेसिफिक रेवोल्यूशनरी थ्योरी विद इन द कम्युनिज्म बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ रोसा लग्जमबर्ग। रोसा लग्जमबर्ग एक महिला रेवोल्यूशनिस्ट रही हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनिस्ट रही हैं। हर पॉलिटिक्स डिलीवर्ड फ्रॉम दोज ऑफ डाइवर्ज्ड फ्रॉम दोज ऑफ लेनिन एंड ट्रोट्स्की मेनली इन हर डिसएग्रीमेंट विद देयर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म विच शी सॉ एज इनसफिशिएंटली डेमोक्रेटिक। बाद में इनको 1919 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, एग्जीक्यूट तो नहीं लेकिन मर्डर किया गया इनका, ठीक है, क्योंकि बहुत खुल के ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के खिलाफ बहुत खुल के बोल रही थी, ठीक है। सो लेनिन और ट्रोट्स्की की आइडियोलॉजी से, तो कहने का मतलब ये सेम एरा के हैं, है ना। मैडम लग्जेमबर्ग, वैसे इनको मैडम का टाइटल नहीं मिला, लेकिन लेजस से मैडम रोसा और जो लेनिन है, ट्रोट्स्की हैं, ये सब जो है वो सेम समय के हैं। लेनिन और ट्रोट्स्की क्या कह रहे थे कि एक जो है वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होना चाहिए, एक सुप्रीम सोवियत होगी जो कि सभी सोवियत के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन देगी, राइट। सो रोसा ने कहा कि ये तुम्हारा जो सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं, जो फाइनल अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं लेनिन, ट्रोट्स्की और उसके खास जो लोग हैं उन्हीं के हाथ में रहेगी। तो ये एक तरह की डिक्टेटरशिप ही है, बस तुमने शुगर कोट किया हुआ है इसे। सो लग्जेमबर्गिज्म रिजेंबल्स एनार्किज्म in its avoidance of an authoritarian society by relying on the people themselves as opposed to their leaders. However, it also sees importance of a revolutionary party and the centrality of the working class in the revolutionary struggle। ठीक है, अब देखिए, रोसा ये कह रही हैं कि एनार्की होनी चाहिए। एनार्की किस तरह होनी चाहिए कि रूलिंग जो लीडर्स हैं उनके हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, लेकिन उस पार्टी में सभी लेबर्स को, जो वर्किंग क्लास है उनको रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ना कि यानी कि सबाल्टर्न की अथॉरिटी होनी चाहिए, लीडर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा जो है वो रोसा लग्जेमबर्ग मानती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट,
इट रिजेंबल्स ट्रॉट्स्किज्म इन इट्स ऑपोजिशन टू द टोटलिटेरियनिज्म ऑफ स्टालिन। लेकिन रोसा, लेनिन और ट्रॉट्स्की तीनों एक ही एरा के हैं, स्टालिन जो है वो इनके बाद आए हैं। सो स्टालिन के टोटलिटेरियनिज्म को तीनों ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और उससे पहले आए इधर मार्क्स, मार्क्स से लेनिन ने सीखा, लेनिन ने ट्रॉट्स्की को सिखाया, रोसा जो है वो साथ में मार्क्सिज्म को स्टडी किया है सेम ही एरा में इन्होंने। तो ये सब जो है वो क्या चाहते हैं, ये सब जो है वो टोटलिटेरियन रिजीम नहीं चाहते, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहते हैं, ये प्रोलेटरेट की डिक्टेटरशिप चाहते हैं। लेकिन एक टोटलिटेरियन रिजीम जो है वो एस्टेब्लिश किया किसने, स्टालिन ने। तो इन सब की आइडियोलॉजीज जो है वो स्टालिन के द्वारा उठाए गए कदमों का कॉन्ट्राडिक्शन है, या कॉन्ट्राडिक्शन है मतलब इनकी आइडियोलॉजीज में, ठीक है। एंड टू रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्न सोशल डेमोक्रेसी। अब तीसरी चीज है मॉडर्न सोशल डेमोक्रेसी। प्रेजेंट में जिस तरह की एक सोशलिस्टिक सरकारें भारत में, नॉर्वे, स्वीडन में है, इसका भी अपोज किया किसने, इन मतलब रोसा ने भी, लेनिन ने भी, ट्रॉट्स्की ने भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम पावर जो है वो वर्कर के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सोवियट्स हैं वो किसकी है, जो सोवियट्स है वो वर्कर्स की है, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट डे मॉडर्न सोशल डेमोक्रेसी है इसमें तो कोई भी वोट कर सकता है, ठीक है। बट डिफर्स इन आर्ग्यूइंग दैट लेनिन एंड ट्रॉट्स्की ऑल्सो मेड अनडेमोक्रेटिक एरर्स। अब यहां पर जो है वो लेनिन और ट्रॉट्स्की द्वारा लिए गए कुछ स्टेप्स, खास तौर पे 1917 से 1919 के बीच में, ठीक है, रेड और व्हाइट आर्मी के बीच में, मतलब जनता से उनका खाना छीन लेना का काम जो किया लेनिन ने, उसका खुले तौर पर जो है वो विरोध किया रोसा ने, और फिर उनको उनका मर्डर भी कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माओइज्म को समझते हैं अब। इट इज अ वेरिएंट ऑफ कम्युनिज्म डेराइव्ड फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ चाइनीज लीडर माओ जेडोंग, ये तो हम जानते हैं, एक्सक्यूज मी, एंड प्रैक्टिस इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949, ठीक है। अब चाइना का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। जो सीसीपी है उसने 1949 में सिविल वॉर जीत ली और मेनलैंड चाइना में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर दी, जिसको रिप्रेजेंटेशन या रिकॉग्निशन 1979 में जाके यूएस ने दी। 1949 से 1979 में ताइवान में केएमटी द्वारा जो रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश था, यूएन में सीट उसको थी। तो ये सारा पॉइंट मैंने आपको बताया है पहले ही, राइट, क्लियर होना चाहिए आपको। सो माओ जेडोंग ने माओइज्म जो है वो क्रिएट किया, और स्टडी कहाँ से किया, मार्क्स को स्टडी किया माओ जेडोंग ने, फिर लेनिन को स्टडी किया, और किसके कंटेम्पररी है, स्टालिन के कंटेम्पररी है माओ, ठीक है। एक साइड स्टालिन है और दूसरी साइड माओ है। अब माओइज्म स्टालिनिज्म से कैसे अलग है समझते हैं। माओइज्म डेवलप्ड फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म ऑफ स्टालिन but introduced new ideas such as social imperialism. Mao accused the Soviet Union of dominating and exploiting the smaller countries in its sphere to the point of organizing their economies around Soviet, not domestic needs. ठीक है, अब देखिए, इसको कहा है सोशल इंपीरियलिज्म माओ ने। जो यूएसएसआर है, मैंने आपको बताया यूएसएसआर ने सोवियत यूनियन बनाई, और आस पड़ोस की जितनी भी सैटेलाइट राष्ट्र हैं उन सब की इकोनॉमी जो है वो मॉस्को में सेंट्रलाइज थी, यानी मॉस्को जो है वो बैठे बैठे सभी सैटेलाइट राष्ट्रों की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा था। अब चाइना बीइंग अ बिगर नेशन, बीइंग अ रिसोर्स रिच नेशन, उसने मना कर दिया कि हम नहीं मानते इसको, ठीक है। सो स्टालिन की ये जो मतलब स्टालिन का ये जो पूरा डिजाइन है सोवियत यूनियन का, कि जो स्मॉलर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता है, उसको नहीं माना, और चाइना ने अपने आप को उससे अलग किया। इसको सोशल इंपीरियलिज्म कहा गया, ठीक है। और नेक्स्ट चीज मास लाइन। मास लाइन एक आइडियोलॉजी जो है वो माओ ने डेवलप करी। मास लाइन का मतलब ये है कि जो मासेज हैं, जो आम जनता है, क्योंकि मैंने आपको, अगर आपने सिविल वॉर, चाइना में जो सिविल वॉर हुई है वो वाले टॉपिक्स थॉरली फॉलो किए हैं, तो मैंने उसको उसमें बताया था कि किस तरह चाइना में सीसीपी ने मास पॉपुलेशन का सपोर्ट जो है वो गेन किया था आफ्टर 1919, ठीक है। और मास पॉपुलेशन का सपोर्ट मिला सीसीपी को, इसी वजह से वो केएमटी को खदेड़ सके 1949 में जाके, ठीक है। और इसी को कहा गया मास लाइन, कि मास पॉपुलेशन से सीखिए कि उनकी समस्याएं क्या है और उनकी समस्याओं को दूर कीजिए, राइट। अ मेथड ऑफ लीडरशिप दैट सीक्स टू लर्न फ्रॉम मासेस एंड इमर्स द पॉलिटिकल लीडरशिप इन द कंसर्न्स एंड कंडीशंस ऑफ द मासेस, फ्रॉम द मासेस टू द मासेस की लाइन है, ठीक है। सो मास लाइन आइडियोलॉजी क्या कहती है, फ्रॉम द मासेस टू द मासेस, मासेस से ही सीखो और उन्हीं को ही प्रोवाइड करो।
पीपल्स वॉर एंड न्यू डेमोक्रेसी। सो ये सब आइडियोलॉजीज जो हैं वो अलग थी माओ की, किससे? स्टालिन से। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, माओ जो है वो नहीं चाहते थे कि चाइना स्टालिन का या रशिया का गुलाम बने। ठीक है। द ग्रेटेस्ट लीप फॉरवर्ड। अब माओ ने जो है वो क्या चाहा, अगर उसको चाइना को इकोनॉमिकली कॉलोनाइज नहीं होने देना, यानी कि अगर वो यूएसएसआर के चंगुल में नहीं आएगा तो यूएसए के चंगुल में आ जाएगा। दैट मीन्स खुद चाइना को एक बड़ी इकोनॉमिक शक्ति में कन्वर्ट होना पड़ेगा, यानी उसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा या बड़े स्तर पर जो है वो इकोनॉमिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसको कहा गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1958 से शुरू हुई ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और इसके तहत रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश की गई चाइना को, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर यह फेलियर रहा। An attempt to industrialize and improve China's economy proved to be disastrous and millions died from resulting famine. बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइज और खास तौर पर रूरल रीजन पर इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश की गई, जिससे बहुत बड़े लेवल पर अकाल पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुई, एग्रेरियन प्रोडक्शन नहीं हुई और भुखमरी फैली और लाखों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से लोग मरे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आई कल्चरल रेवोल्यूशन, बिगन इन 1966, और ये मिलियन के हिसाब से लोग मर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कल्चरल रेवोल्यूशन लाई गई अंडर द सो कॉल्ड गैंग ऑफ फोर। ये चार मुख्य सीसीपी के लीडर्स थे, इनके अंडर कल्चरल रेवोल्यूशन लाई गई और उन सभी वर्गीयोसी या कैपिटलिस्ट, जो ट्रेडिशनली कैपिटलिस्ट जो लोग हैं या जो फैमिलीज हैं, उनको टारगेट करके एक एक करके चाइना से या तो खदेड़ा गया, या तो जेल डाला गया, या तो एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है। In an attempt to rid the country of any remaining liberal bourgeoisie elements resulted in further social, political and economic chaos, eventually bringing the entire country to the brink of war, civil war in fact. ठीक है। तो 1958 में लीप फॉरवर्ड जो है वो फेलियर रहा। 64 तक कई लाखों के हिसाब से लोग मर गए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, और अगर लाखों के हिसाब से लोग मर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म भी होगा, तो फिर एक एक करके क्रिटिसिज्म को टारगेट किया गया, जिसको कल्चरल रेवोल्यूशन कहा गया। ये चोगा पहनाया गया कि चाइना में जो है वो चाइनीज कल्चर को अब स्ट्रांग करते हैं, ये जो वेस्टर्न इंपीरियलिस्टिक या जो वेस्टर्न लिबरल कल्चर है इसको हटाओ। ठीक है। तो वही बात कि भारत में अगर इकोनॉमी डूबी हुई है भारत की, आगे आने वाले समय में होगा तो भारत के पास्ट को ग्लोरीफाई किया जाएगा, लोगों को मूवीज दिखाई जाएंगी, इस तरह के टीवी शोज बनेंगे कि भारत का पास्ट कितना ग्लोरिफिक था, याद करो, प्रेजेंट नहीं पास्ट को याद करो। तो वही कल्चरल रेवोल्यूशन टाइप जो है वो कुछ चाइना में भी आया, जिसके तहत जो लिबरल बर्गियोसी है उसको चाइना से खदेड़ दिया गया। ठीक है। सिंस माओ's डेथ इन 1976 his original ideology has been radically altered, marginalized and reformed in China and has become known as socialism with Chinese characteristics, which is actually closer to the key nation capitalism and communism. ठीक है। तो माओ के मरने के बाद मार्क्सिज्म धीरे धीरे खत्म हुआ और चाइना भी एक कैपिटलिस्ट राष्ट्र के रूप में उभरा है। ठीक है। देयर इज नथिंग, कुछ बदला नहीं है, कैपिटलिज्म ही अपनाया है चाइना ने। इनफैक्ट चाइना खुद एक बड़ी इकोनॉमिक शक्ति के रूप में एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। माओइस्ट पार्टीज प्रेजेंट डे कहाँ पर हैं? पेरू में, नेपाल में, इंडिया में भी हैं, फिलीपींस में भी हैं, ऐसे कुछ राष्ट्रों में माओइस्ट पार्टीज आज भी एक्टिव हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आएगा लेफ्ट कम्युनिज्म। लेफ्ट कम्युनिज्म में देखते हैं क्या है। इट इज अ रेंज ऑफ कम्युनिस्ट व्यू पॉइंट्स हेल्ड बाय द कम्युनिस्ट लेफ्ट which claims to be more authentically Marxist and proletarian than the views of Leninism and its successors. ठीक है। सो जो लेफ्ट कम्युनिज्म है वो ये कहता है कि हम हैं असली मार्क्सवादी। लेनिन ने अपने फायदे के लिए मार्क्सवाद को यूज किया, स्टालिन ने अपने फायदे के लिए यूज किया, माओ ने अपने फायदे के लिए यूज किया, और किसी ने भी प्रोलेटरेट का फायदा नहीं किया। ये कह रहा है लेफ्ट कम्युनिज्म। Left communists supported the Russian Revolution but did not accept the subsequent methods of Bolsheviks. ठीक है, क्योंकि obviously they are against Lenin, so they did not supported the methods of Bolsheviks. The Russian, Dutch, German and Italian traditions of the left communism all share an opposition to nationalism. All kinds of national liberation movements form फ्रंटिज्म होगा, यहां पर एम नहीं होगा, फ्रंटिज्म यूनाइटिंग विद एनीवन अगेंस्ट कॉमन एनिमी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। अब देखिए, रशिया में, डच, जर्मन में, इटालियन ट्रेडिशन में जो लेफ्ट कम्युनिज्म है वो ये कहता है कि नेशनलिज्म करके कोई चीज नहीं है,
क्योंकि वी आर सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। सो नेशन जब आप बना देते हैं ना तो आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। उनका ये कहना है कि जैसे ही नेशन बन जाता है ना तो दो राष्ट्रों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, तो जनता को बांटने वाला काम हो गया वो। ठीक है, सो एक कॉन्टिनेंट में सभी लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ऐसा माहौल बनाइए। अगर आप नेशन बना देते हैं, नेशनल एनिमिटीज क्रिएट कर देते हैं, तो आप बेसिकली जनता को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, काउंसिल कम्युनिज्म क्या होता है। तो जैसा कि काउंसिल रशियन में वर्ड रहता है इसके लिए सोवियत, राइट। सो सोवियत किसकी होती है, वर्कर्स की। तो वर्कर्स जो है वो अपनी काउंसिल बनाएं और अपने लिए फैसले लें। So it is radical left movement originating in Germany and Netherlands in the 1920s and continuing today as a theoretical and activist position with both left-wing Marxism and liberation या liberal socialism होगा यहाँ पर, liberal socialism. It sees workers' councils arising in factories and municipalities as the natural form of working class organization and governmental power. ठीक है, सो जो काउंसिल कम्युनिज्म ये कहता है कि वर्कर्स जो हैं वो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, काउंसिल्स बनाएं और अपने लिए फैसले लें। तो जो वर्कर यूनियंस वगैरह होती हैं, ठीक है, ये काउंसिल कम्युनिज्म है, काउंसिल्स बनाइए। इट अपोजेस द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब देखिए, जो सोवियत्स है ना यूएसएसआर की, वो बोल्शेविक्स की पार्टी के अपोजिट थे। वो बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ करके बोल्शेविक्स ने सपोर्ट जो है वो सोवियत्स का इकट्ठा कर ही लिया। अदरवाइज जो सोवियत्स हैं वो रेवोल्यूशनरी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स दैट आर रेवोल्यूशनरी लेड बाय पार्टी विल नेसेसरली प्रोड्यूस अ पार्टी डिक्टेटरशिप। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर, जैसे मान लीजिए, वही एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको कि ये बॉक्स अगर रशिया है, ठीक है, और ये रशिया के अलग अलग जो है वो इंडस्ट्रियल सिटीज, टाउन्स, प्रोविंसेस हैं जहां पर इनकी ये सोवियत्स हैं, ठीक है, ये काउंसिल्स हैं, और ये सेंटर है। तो भले ही रिप्रेजेंटेशन यहां से सेंटर जा रही हो, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स चलेगी रिप्रेजेंटेशन के पीछे भी, फिर पार्टी डिक्टेटरशिप चलेगी। सो दैट मीन्स भले ही, इसलिए पार्टी सिस्टम के खिलाफ थे वो। क्यों? क्योंकि फिर पार्टी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मान लीजिए इस सोवियत को कोई अपना जो है वो यहाँ के वर्कर्स को कोई बेनिफिट चाहिए, तो उनको पार्टी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि वो फैसला करेंगे हमारे लिए, तब जाकर हमारा भला होगा। ठीक है, तो पार्टी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश होती है पार्टी में, इसलिए जो काउंसिल कम्युनिज्म है वो पार्टी से अलग रहना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है एनार्किस्ट कम्युनिज्म। अब एनार्किस्ट कम्युनिज्म कहता है कि कोई किसी तरह की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। एनार्को कम्युनिज्म और लिबरेशन कम्युनिज्म, इट एडवोकेट्स द कंप्लीट अबोलिशन ऑफ स्टेट एंड कैपिटलिज्म इन फेवर ऑफ हॉरिजॉन्टल नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस, वर्कर काउंसिल्स एंड और कॉमन्स या सोवियट्स, through which everyone will be free to satisfy their needs. The movement was led by Russian Mikhail Bakunin in 19th century and Peter Kropotkin. ठीक है, तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। एनार्किस्ट कम्युनिज्म, ये एनार्किस्ट हैं दोनों, रशिया के ही हैं। ठीक है, सोशलिस्ट एनार्किस्ट हैं। और एनार्किज्म क्या बोलता है कि कोई सरकार नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, स्टेट तो होना ही नहीं चाहिए, वर्किंग या वर्कर्स की काउंसिल होनी चाहिए जो आपस में अपने ग्रीवियंसेस को सॉल्व करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा यूरो कम्युनिज्म। इट वाज अ ट्रेंड इन 1970 and 1980s विद इन वेरियस वेस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीज टू डेवलप अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दैट वाज मोर रेलेवेंट इन वेस्टर्न यूरोपियन डेमोक्रेसी एंड लेस अलाइन टू द पार्टी लाइन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब देखिए, मार्क्स ने जो बातें बोली हैं उनमें से कई सारी बातें जो हैं वो सही भी हैं और होनी भी चाहिए। सो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, भले ही वो कैपिटलिस्ट हों, लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद को स्टडी तो किया अपनी यूनिवर्सिटी में, कम्युनिज्म तो पढ़ाया ही। तो वहां से कई कम्युनिस्ट लीडर निकल कर आए जिन्होंने कहा कि हम कैपिटलिस्ट दायरे में रहकर ही प्रोलेटरेट या जो मजदूर हैं उनके हालात तो सुधार ही सकते हैं ना। तो इसको कहा गया है यूरो कम्युनिज्म, कि वो सोवियत यूनियन का हिस्सा ना बनकर फिर भी मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं और लेबर का उत्थान कर रहे हैं। ठीक है, जिसको यूरो कम्युनिज्म कहा गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है रिलीजियस कम्युनिज्म है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म सेंटर्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वेदर दे बी क्रिश्चियन, ताओइस्ट, जैन, हिंदू और बुद्धिस्ट. It usually refers to a number of egalitarian and utopian religious societies practicing their voluntary dissolution of private property. देखिए,
बहुत मोटी मोटी बात नहीं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत पेस में समझा रहे हैं सर, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है ही नहीं आज, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं उतर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से मैं पिछले सेशंस में काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को समझा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं डीप में उतर भी नहीं रहा हूँ। जो स्टेटमेंट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी को ही मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए रिलीजियस कम्युनिज्म क्या कहता है कि एक धर्म के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो आपस में एक दूसरे की सहायता करें, ठीक है, खुलकर रहें, सरकार की ज़रूरत क्या है, ठीक है। सो इगैलिटेरियन एंड यूटोपियन रिलीजियस सोसाइटीज, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई क्लास नहीं, राइट, कोई जो है वो सरकार नहीं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बेनेवलेंट है, प्रैक्टिसिंग देयर वॉलेंट्री डिसोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का उन्होंने त्याग कर दिया है, सो दैट सोसाइटीज बेनिफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अकॉर्डिंग टू अ पर्सन's नीड एंड एवरी पर्सन परफॉर्म्स लेबर अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। अब देखिए राजाओं महाराजाओं ने जैन भिक्षुओं को मठ बनाने के लिए जमीनें दान दी, कई लोगों ने जमीनें दान दी, वहां पर जाकर लोगों ने सेवा करी, लोग रहने लगे, ठीक है, अपने अपने हिसाब से लेबर करते थे और जितना जितना उनको जरूरी है उतना उनको खाने को मिल जाता था। तो आज भी जैसे कई गुरुद्वारों में आप जाके सेवा करो, बदले में आपको रहने की जगह, खाने को भी मिलता है, तो वो क्या है, वो एक रिलीजियस कम्युनिज्म ही तो है ना, ठीक है, कि आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से सेवा करो और बदले में आपको सर्वाइवल मिलता रहेगा, राइट। तो इस तरह का क्रिश्चियनिटी में भी है, ताओइज्म चाइना से है, ठीक है, जैनिज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, सिखिज्म में भी है। क्रिश्चियन कम्युनिज्म का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स द व्यू दैट द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट कंपेल क्रिश्चियंस टू सपोर्ट कम्युनिज्म एज एन आइडियल सोशल सिस्टम। अब तो क्राइस्ट तो कहते ही है कि कम्युनिज्म लेकर आओ, सब एक दूसरे की मदद करें, प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है, आपको जितने भी लगाव है ये मटेरियल गेन्स के, इनको सबको छोड़कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी हार्मनी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, ये तो सभी धर्म बोलते हैं। तो रिलीजियस कम्युनिज्म इज अ थिंग, और इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी धर्मों में आज भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। आश्रम है कई सारे, लोग अपनी संपत्ति आश्रम को दान में दे देते हैं और फिर आश्रम में सेवा कर रहे हैं, है ना, कई सारे ऐसे आश्रम हैं भारत में आज भी, वो रिलीजियस कम्युनिज्म ही है। ऑल्दो अब देखते हैं वर्डिक्ट, अंतिम वर्डिक्ट क्या निकलती है हमारी। ऑल्दो द मार्क्सियन प्रोफेसी ऑफ द डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म हैज नॉट कम ट्रू, Marx's concept of revolution, which is at once a historical concept and the dialectical concept, is relevant in two different contexts। ठीक है, अब यहां पर हम फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। हम कहते हैं कि मार्क्स ने कहा था कि रेवोल्यूशन आएगा, वैसे तो रेवोल्यूशन आया नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं है, उन कॉन्फ्लिक्ट को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं। In the capitalist countries, there is a standing opposition between those groups whose members are drawn from ghetto population and the middle class intelligentsia, especially among the students। यूएस जैसे देश जहां पर कई सारे ऐसे शहर हैं, जैसे कि कॉम्पटन है, वहां पर ऐसे घेटोज, कॉम्पटन है, सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है, उसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी भी है, यहां पर घेटो डेवलप हो गए हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क में हार्लेम में घेटो है, वो मतलब रहा पहले। घेटो का मतलब ये है कि जो सोशली एलियनेट कर दिया गया है, जिनको एक सोसाइटी ने एलियनेट कर दिया, वो लोग इकट्ठा होकर रह रहे हैं। जैसे आज भारत में शहरों के बाहर स्लम है, तो वो घेटोज हैं, ठीक है। तो इस तरह के घेटो में रहने वाले जो लोग हैं और जो मेन सिटी में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके जो यंग है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये क्लास वॉर ही तो है, राइट। आगे देखते हैं। These groups are vocal, they reject the system, form counter cultures and profess adherence to radical political beliefs and new lifestyles, yet they cannot become agents of revolutionary change unless they are actively supported by a political articulate working class freed from the shackles of bureaucratic trade unions and establishment oriented party machinery। अब देखिए, ये जो गेटोज हैं, ये रिवॉल्ट करते हैं, ये विद्रोह करते हैं अपने अपने माध्यम से, लेकिन इनका कोई पॉलिटिकल इंपैक्ट नहीं है। जैसे ब्लैक कल्चर यूएस में डेवलप हुआ, ब्लैक रैप कल्चर, अंडरग्राउंड रैप कल्चर या गैंगस्टर रैप कल्चर जो डेवलप हुआ, उन्होंने दिखाया है कि गेटो में समस्याएं क्या हैं, लेकिन कोई बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट वो नहीं क्रिएट कर सके, क्योंकि किसी बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी ने, कोई ब्यूरोक्रेटिक कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं बनी जिन्होंने उनको सपोर्ट दिया, ठीक है। ऐसा केवल यूएस के लिए नहीं है, भारत में भी
आप जो है वो एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे ऐसे। इन द प्रीडोमिनेंटली डेवलपिंग सोसाइटीज देर आर पेजेंट मूवमेंट्स, जैसे भारत में, भारत की बात करें तो भारत के किसान मूवमेंट कर रहे हैं, उनको कोई बड़ा रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक है। एंड अदर मूवमेंट, स्टूडेंट ने मूवमेंट करी, किसान, लेबर आए दिन मूवमेंट करते रहते हैं पूरे भारत में। थ्रू आउट आज़ादी के बाद कई मूवमेंट्स हुई हैं, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल जो है वो सपोर्ट नहीं है, उनको कोई बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है उनके हाथ में। वैसे जेपी मूवमेंट काफी मजबूत रहा था, लेकिन स्टिल जेपी मूवमेंट तो एक बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं, कई जगहों पर हुए, ठीक है, होके खत्म भी हो गए, कई बड़े भी हुए, कुछ मूवमेंट्स को जो है वो मतलब रिकॉग्निशन भी मिला, राइट। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट्स भारत में पिस गए हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। भले ही वो लेबर के रहे हो, स्टूडेंट्स के रहे हो, किसानों के रहे हो, पिस तो यही लोग रहे हैं ना, ठीक है। आगे देखिए, these movements can be somewhat attributed to the internal contradictions of global capitalist system and the colonialism and economic exploitation penetrated by corporate capitalism. अब ये सारे मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको बताया ये सब हो रहे हैं मूवमेंट्स कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की वजह से, क्योंकि जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसने, मैंने आपको बताया ना, जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसने प्रोलेटरेट्स को इकट्ठा होने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लेबर के ऊपर जो सुपरवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर है ना, इनको उन्होंने इतना मजबूत कर दिया है कि लेबर जो है वो यूनाइट हो ही नहीं पा रहा। और जो लेबर्स है इनको भी आपस में इन्होंने बांटा हुआ है, ये सभी लोग आपस में बट गए हैं रिलीजन के माध्यम से, ठीक है, सोशल, कास्ट, ये सारी चीजों से ये बटे हुए हैं लोग, इनमें यूनिटी है ही नहीं ओनर्स के खिलाफ, कैपिटलिस्ट के खिलाफ। तो ये ग्लोबल कैपिटलिस्ट जो है वो सिस्टम डेवलप ही इसीलिए किया, इस तरह किया गया है कि जो प्रोलेटरेट है या जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो भी स्टैंड आउट ना कर सकें, ठीक है। दिस पोजीशन इज सिंपली सपोर्टेड बाय आंद्रे गुन्नार फ्रैंक, whose extensive research in Latin America has led him to conclude that underdevelopment of the backward countries is initiated and aggravated by capitalist system of developed world which have settled and exploited these countries. अब मैंने आपको बताया ही 1775 के बाद, यानी कि पूरी थ्रू आउट 19th सेंचुरी यूएस का काम एक काम था कि जो लैटिन अमेरिकन देश हैं उनको अपना इकोनॉमिक कॉलोनी बनाना, जो कि बनाया भी। उसके बाद यूएस ने जापान और साउथ ईस्ट एशिया की कई कंट्रीज को अपनी इकोनॉमिक कॉलोनी बनाया। वर्ल्ड वॉर्स के माध्यम से यूएस ने यूरोप को अपनी इकोनॉमिक कॉलोनी, यूरोप के कई राष्ट्रों को अपनी इकोनॉमिक कॉलोनी बनाया, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है यहाँ पर आंद्रे गुन्नार फ्रैंक, उनका कंक्लूजन ये निकलता है कि लैटिन अमेरिका का एग्जांपल लेकर, क्योंकि वहां पर उन्होंने रिसर्च करी कि जो कैपिटलिस्ट राष्ट्र है ना वो अपने इकोनॉमिक कॉलोनीज बना रहे हैं, वो पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कंट्रोल में आ जाती है तो फिर कुछ नहीं कर सकती जनता, राइट। सो फिर क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेटेलाइज्ड यानी कि सैटेलाइट्स बन जाते हैं। अब ये सभी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो यूएस के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, इंडस्ट्रियली डेवलप नहीं हो रही, सरकारें स्टेबल बन नहीं रही, ठीक है, मास प्रोडक्शन उनका अभी भी एग्रीकल्चरल से ही निकल रहा है। तो इंडस्ट्रियली अगर वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं, और इंटरनेशनल कानून ऐसे हैं कि अब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर नहीं सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पॉल्यूशन होगा, उन पॉल्यूशन नॉर्म्स को मैच कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना उनके पास कैपिटल नहीं है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करें और ऐसी फैक्ट्रीज इंस्टॉल करें जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ जाए और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी भी बैलेंस रहे। तो फंसा लिया गया उन्हें बेसिकली, ठीक है। और ये किसने किया है? ये सभी कैपिटलिस्ट राष्ट्रों ने किया है जुड़कर। Thus, the radical protest in capitalist countries and revolutionary tendencies in the developing countries are closely relative in their opposition to multinational corporate capitalism and their orientation to the imperatives of a global revolution. तो यहां पर हम फाइनली कंक्लूड ये करते हैं कि कैपिटलिस्ट राष्ट्रों की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक ग्लोबल रेवोल्यूशन इंपेंडिंग है, हो सकता है भविष्य में हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कहना कि कैपिटलिज्म ने कुछ राष्ट्रों के हालात सुधार दिए
इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के हालात सुधरे हैं, एक्सप्लॉयटेशन तो है, भर भर कर है, ठीक है। ओके, यहां पर आज हमारा ये सेशन खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको कम्युनिज्म की डिफरेंट फॉर्म समझ आई होंगी, आपको मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में कहां पर क्या क्या कमियां हैं वो पता चली होंगी, और थ्रू आउट पिछले सेशंस अगर आपने फॉलो किए हैं तो काफी कुछ आप सीख भी सके होंगे ही, ठीक है। तो आज ये सेशन को मैं यहां कंक्लूड करता हूं। अगले सेशन में हमें क्या पढ़ना है, अगले सेशन में आगे सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इन सारी चीजों को कवर करेंगे, सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को, सभी पॉलिटिकल फिलॉसफीज को हम समझेंगे। और फिर आपको मुझे बताना है अभी 1-2 सेशंस में ही कमेंट के माध्यम से कि अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू करूं या एंशिएंट लेकर आऊं, ठीक है। तो आपके जवाब का कमेंट्स के माध्यम से मुझे इंतजार रहेगा। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। और अगर आपको मेरे सेशन में पढ़ते हुए लग रहा है कि कुछ चीजें समझ आ रही हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने कनेक्ट करके नहीं पढ़ा है। मैं बार बार बोलता हूं, गलती आपकी है, कनेक्ट करके पढ़िए, ठीक है। सो आज सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।